यूपी की सियासत की वो कहानी जो सत्ता, विवाद और इंसानी किरदारों की परतें खोलती है। बात उस नेता की जिसने अपनी जुबान से ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया। ये कहानी है आजम खान की, वो नेता जिन्होंने एक अदाकारा के खिलाफ मंच से ऐसा कहा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने जया प्रदा को लेकर कहा था कि वो खाकी रंग का अंडरवियर पहनती हैं। मैं 17 दिन में जान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवियर है वो खाकी रंग का है। ये बयान सिर्फ एक सस्ती राजनीति नहीं थी, बल्कि उनके दिमाग और मानसिकता की गहराई दिखाती है। अब सवाल ये है कि ऐसा बयान देने का मतलब क्या था? क्या ये व्यक्तिगत हमला था या राजनीति में गिरावट की हदें लांघने का संकेत? लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह आजम खान को उनकी ही सियासत में हर कदम पर मात दी, ये भी इस कहानी का अहम हिस्सा है। योगी ने न सिर्फ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, बल्कि उन्हें और उनके परिवार को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया जिससे निकलना मुश्किल हो गया। आजम खान यूपी के वो मुस्लिम नेता जिन्होंने 11 बार चुनाव जीता, लेकिन क्या चुनाव जीतने से उनकी असल सोच छिपाई जा सकती थी? अगर आप उनकी बातों और कामों पर गौर करें तो वो हर मुद्दे को धर्म से जोड़ने में माहिर थे। करगिल युद्ध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि ये जीत मुस्लिम सैनिकों की वजह से हुई। कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। उन्होंने मुजफ्फरनगर की रैली में खुलेआम कहा था कि हिंदू हत्यारे थे, उनका बदला लिया जाना चाहिए। ऐसे बयानों ने उन्हें विवादित बना दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के उपचुनाव से कुछ दिन पहले आजम खान के घर पहुंचे, उनकी पत्नी तंजीम से मुलाकात की और उनके बड़े बेटे के साथ बैठक की। ये राजनीतिक मुलाकात क्या संकेत देती है? क्या ये समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को साधने की कोशिश थी या आजम खान को फिर से सियासी ताकत देने की? लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें आजम खान के अतीत और यूपी की बदलती राजनीति को गहराई से देखना होगा। वो समय जब यूपी में सत्ता बदल रही थी, देश की राजनीति नए समीकरण बना रही थी और योगी आदित्यनाथ एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतर चुके थे। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि उस सियासी माहौल की है जहां धर्म, जाति और व्यक्तिगत हमलों के सहारे राजनीति चमकाई जाती है। यहाँ हर किरदार का एक अलग रंग है और हर बयान एक नई साजिश का दरवाजा खोलता है। साल 1975 देश की सियासत में ऐसा दौर आया जिसने राजनीति की दिशा और दशा बदल दी। एक तरफ इमरजेंसी लागू होती है तो दूसरी तरफ इसी इमरजेंसी में जेल गए नेता बाद में बड़े राजनेता के तौर पर उभरकर अपनी पहचान बनाते हैं। उन नेताओं में एक नाम है आजम खान। जी हाँ, वही आजम खान जिनका नाम यूपी की राजनीति में दशकों तक छाया रहा। कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी के दौरान आजम खान को जेल में डाला। वजह थी उनके संजय गांधी को लेकर दिए गए विवादित बयान। उस समय आजम खान ने ऐसा विरोध दर्ज कराया जो उन्हें भारी पड़ गया, लेकिन इसी जेल ने आजम खान को वो आग दी जो बाद में उनकी राजनीति की नींव बनी। इसी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। जिस व्यक्ति ने बाद में आजम खान की सियासी कब्र खोद डाली, यानी योगी आदित्यनाथ, उसका जन्म भी उसी साल 1975 में हुआ। दो विपरीत ध्रुवों का यही खेल यूपी की राजनीति को आगे चलकर एक नया आयाम देता है। कहानी की शुरुआत होती है आजम खान के छात्र जीवन से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई के लिए दाखिला लेने वाले आजम खान ने छात्र राजनीति में कदम रखा। वो छात्र संघ का चुनाव लड़े और महासचिव का पद हासिल किया, लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी में संघर्ष की शुरुआत हुई। छात्र राजनीति में सक्रिय होने और अपने विचारों के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल में आजम खान पर कहर टूट पड़ा। उन्हें 5/8 के सेल में रखा गया, जो बदतर हालातों के लिए बदनाम था। बाद में कोर्ट के आदेश पर उन्हें बी कैटेगरी के कैदियों के साथ रखा गया, क्योंकि वो छात्र राजनीति से जुड़े थे। जब आजम खान जेल से बाहर आए तो उनके अंदर बदलाव आ चुका था। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने 2 मोर्चों पर लड़ाई शुरू की। पहला, रामपुर की रियासत के नवाबों के खिलाफ जो आजादी से पहले सत्ता में थे और आजादी के बाद राजनीति में सक्रिय हो गए थे। दूसरा, उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को नए मुकाम पर ले जाने की तैयारी की। 1987 में
जनता दल की सरकार बनने वाली थी। आजम खान ने अपना पहला चुनाव जनता दल के टिकट पर लड़ा, लेकिन हार गए। हार ने उनके इरादों को कमजोर नहीं किया। 1980 में उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा। इस बार उन्होंने जनता दल सेकुलर का दामन थामा, जो जनता पार्टी से अलग होकर बनी थी। इस चुनाव में उन्होंने 1100 वोटों से जीत हासिल की। यह उनकी पहली जीत थी, जिसने उन्हें राजनीतिक पहचान दिलाई। इसके बाद 1985 में उन्होंने लोकदल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। 1989 में भी जीत हासिल की। इसी दौरान यूपी की राजनीति में उनकी मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हुई। ये मुलाकात आगे चलकर सियासत में क्रांति का आगाज साबित हुई। साल 1992 में मुलायम सिंह यादव और आजम खान जैसे कई नेताओं ने मिलकर समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 1993 में आजम खान ने पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बाद उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। 1996 का चुनाव हालांकि उनके लिए हार लेकर आया, लेकिन आजम खान ने हिम्मत नहीं हारी। 2002 में उन्होंने फिर जीत दर्ज की। इसके बाद 2007, 2012, 2017 और 2019 तक वो लगातार चुनाव जीतते रहे। 2019 में उन्होंने उस जया प्रदा को हराया, जिनके खिलाफ उन्होंने कभी शर्मनाक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने जया प्रदा के अंडरवियर के रंग तक का जिक्र किया था। योगी आदित्यनाथ और आजम खान की लड़ाई यूपी की राजनीति में वो अध्याय है जो हर पल नए मोड़ लेता रहा। इतिहास गवाह है कि आजम खान ने योगी को नमाज पढ़ने की सलाह दी थी। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ से कि वो नमाज पढ़ना शुरू कर दें। अगर योगी आदित्यनाथ नमाज पढ़ेंगे तो उनकी सेहत अब से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, दिमाग भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले बेहुदा नहीं होते। तो योगी ने जवाब में कहा था कि जो लोग सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं, उन्हें समुद्र में डूबकर मर जाना चाहिए। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं थी। यह संघर्ष विचारधाराओं का था, सत्ता की पकड़ का था और अपने अपने क्षेत्रों में वर्चस्व कायम करने का था। मुलायम सिंह यादव ने पश्चिमी यूपी की राजनीति के कद्दावर नेता आजम खान को पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ का किला ध्वस्त करने की जिम्मेदारी दी। लेकिन पूर्वांचल में, जहां योगी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, आजम खान अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में थे। दोनों नेताओं के बीच टकराव लगातार गहराता गया। आजम खान ने एक बार फिर बयानबाजी का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार इस्लाम के खिलाफ है और इसे लागू करना मुसलमानों पर जबरदस्ती है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वे देश और समाज के दुश्मन हैं। यह वाकई युद्ध लगातार बढ़ता रहा और राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैलाता रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। आजम खान ने उस समय के एक IAS अधिकारी पर यह आरोप लगाया कि वह बीजेपी के इशारों पर चुनाव को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी नहीं रहती, वह देश को कैसे संभाल सकता है। मेरे 2 बच्चे हैं, हमारा बादशाह इस सबसे महरूम है। कैसा बादशाह है, क्या दर्द मालूम होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तरद हदीस है कि जो शादी न करे उससे कह दो कि वो हम में से नहीं। इस बयान ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी, लेकिन यह उनकी सियासी रणनीति का हिस्सा था। इस लड़ाई को और दिलचस्प मोड़ तब मिला जब बीजेपी ने आजम खान के खिलाफ जया प्रदा को मैदान में उतारा। ये वही जया प्रदा थी जिन पर आजम खान ने व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए उनके अंडरवियर के रंग तक का जिक्र किया था। जया प्रदा का बीजेपी में शामिल होना और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ना आजम खान के लिए बड़ा झटका था। हालांकि 2019 का लोकसभा चुनाव आजम खान भारी अंतर से जीत गए, लेकिन यह जीत उनके लिए एक नई शुरुआत की जगह
मुश्किलों की दास्तां लिखने लगी। जया प्रदा ने चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि आजम खान के राजनीतिक भविष्य पर गहरा असर डालने वाली थी। यहीं से आजम खान के लिए मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होने लगे। योगी सरकार ने आजम खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। उनकी संपत्तियों की जांच हुई। उनके परिवार के सदस्यों को भी कानूनी मामलों में उलझा दिया गया। आजम खान, जो कभी यूपी की राजनीति में ताकतवर नेता थे, धीरे धीरे अपनी सियासी जमीन खोने लगे। साल 2003 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनती है। उस समय मुलायम सिंह यादव के दो सबसे भरोसेमंद सहयोगी थे, अमर सिंह और आजम खान। 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर की मुस्लिम बहुल सीट से जया प्रदा को टिकट देने का विचार सामने आया। इस विचार को आगे बढ़ाया अमर सिंह ने, जो मुलायम सिंह यादव को यह समझाने में कामयाब रहे कि जया प्रदा जैसी शख्सियत को मैदान में उतारना पार्टी की छवि को बदल सकता है। मुलायम सिंह यादव पर पहले से ही मुल्ला मुलायम का ठप्पा लग चुका था। राम मंदिर आंदोलन और कार्यकर्ताओं पर गोली चलवाने को लेकर उनकी आलोचना हो रही थी। जया प्रदा को रामपुर से चुनाव लड़ाना एक रणनीतिक फैसला था, जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों वर्गों को साधने की कोशिश थी। 2004 में जब जया प्रदा रामपुर पहुंची तो उन्होंने आजम खान को अपना भाई कहा। उस समय यह रिश्ता राजनीति से अधिक मानवीय लग रहा था। कहानी ने नया मोड़ 2009 के लोकसभा चुनाव में लिया। आजम खान खुद रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जया प्रदा को ही टिकट दिया। यह फैसला आजम खान के लिए बड़ा झटका था। भाई बहन के रिश्ते के पीछे की राजनीति अब दुश्मनी में बदलने लगी। आजम खान ने खुलेआम जया प्रदा का विरोध करना शुरू कर दिया। इस विवाद ने समाजवादी पार्टी के अंदर गहरी दरार पैदा कर दी। मुलायम सिंह यादव और आजम खान के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। आजम खान का मानना था कि रामपुर का विकास किसी और ने नहीं, बल्कि उन्होंने किया था। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को इस बात की याद दिलाई कि रामपुर में उनका योगदान ही सबसे बड़ा था। हालात तब और बिगड़े जब जया प्रदा ने आजम खान के विरोध के बावजूद चुनाव जीत लिया। जया प्रदा की जीत से समाजवादी पार्टी का संदेश तो मजबूत हुआ, लेकिन आजम खान का कद पार्टी में कमजोर पड़ने लगा। 2012 के विधानसभा चुनाव में आजम खान ने फिर जीत दर्ज की। अखिलेश यादव की सरकार में आजम खान सबसे उम्रदराज मंत्रियों में शामिल हुए। अखिलेश यादव उन्हें चचा कहकर बुलाते थे। सरकार के कई फैसलों में आजम खान का दबदबा अखिलेश यादव से भी ज्यादा था। आजम खान को सरकार का तथाकथित मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। उनके प्रभाव और दबाव ने उन्हें अखिलेश यादव की सरकार में एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। आजम खान और समाजवादी पार्टी का रिश्ता हमेशा उतार चढ़ाव भरा रहा। इसे समझने के लिए साल 2003 की वह घटना बेहद अहम है, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और रामपुर में मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई। यह यूनिवर्सिटी एक ऐसे शख्स के नाम पर बनाई गई जो न केवल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। मोहम्मद अली जौहर के बयान, या तो आजादी दे दो या 2 गज जमीन ताकि हम अपनी कब्र बना सकें, ने उन्हें आजादी के आंदोलन का बड़ा प्रतीक बना दिया। आजम खान ने यूनिवर्सिटी के नाम और उसकी स्थापना को एक ऐसी रणनीति के रूप में पेश किया जिससे वह खुद को मुसलमानों का मसीहा साबित कर सके। जौहर यूनिवर्सिटी न सिर्फ एक शिक्षण संस्थान थी, बल्कि आजम खान की सियासी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक भी बन गई। समाजवादी पार्टी की सरकारों ने इस यूनिवर्सिटी के लिए बड़े पैमाने पर फंड जारी किए, खासकर अखिलेश यादव की सरकार के दौरान। यूपी के पश्चिमी इलाके में आजम खान ने खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता साबित करने की कोशिश की। वह हर मुद्दे को मुस्लिम समाज के नजरिए से उठाते थे और यह दिखाने की कोशिश करते थे कि वह उनके सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन यह कोशिश लंबे समय तक बिना चुनौती के नहीं रह सकी। बीजेपी ने उनके खिलाफ एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जो आजम खान की सियासी पकड़ को चुनौती देने वाला था। यह व्यक्ति था आकाश सक्सेना, जो उसी दौर में पैदा हुआ था जब आजम खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में जीत हासिल कर रहे थे।
आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर दर्ज करानी शुरू कर दी। यह सी एफआईआर केवल राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा नहीं थी, बल्कि आजम खान की प्रतिष्ठा और उनकी बनाई गई छवि को सीधे तौर पर चुनौती देने का एक तरीका थी। आजम खान, जो खुद को मुसलमानों का मसीहा कहकर सियासत में अपनी जगह बनाए हुए थे, अब कानूनी मामलों में उलझने लगे। बीजेपी और आकाश सक्सेना की इस रणनीति ने आजम खान की मुश्किलें बढ़ा दी। उनके खिलाफ आरोपों की फहरिस्त लंबी होती गई, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से जुड़े विवाद और सत्ता का दुरुपयोग शामिल थे। धीरे धीरे आजम खान की राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ने लगी और उनका संघर्ष एक अलग मोड़ पर पहुंच गया। योगी आदित्यनाथ और आजम खान के बीच की जुबानी जंग 2017 के बाद खुलकर सामने आने लगी। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो आजम खान को यह एहसास हो गया था कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उन्होंने अपने तरीके से योगी से सुलह की कोशिशें भी की, लेकिन इन कोशिशों की तस्वीरें खुद उनकी बेबसी को उजागर कर गईं। विधानसभा में एक तस्वीर बेहद चर्चित हुई, जिसमें आजम खान बार बार योगी आदित्यनाथ का हाथ पकड़ते नजर आए, जबकि योगी बार बार अपना हाथ छुड़ाते रहे। यह नज़ारा उस दौर की राजनीति को बयां करता है, जहां एक ओर आजम खान कमजोर पड़ने लगे थे तो दूसरी ओर योगी अपनी ताकत को मजबूत कर रहे थे। 2019 का लोकसभा चुनाव इस लड़ाई को और तीखा बना देता है। बीजेपी ने जयाप्रदा को पार्टी में शामिल कर रामपुर से आजम खान के खिलाफ खड़ा कर दिया। जयाप्रदा ने चुनावी मंच से बयान दिया कि जिस व्यक्ति को वह कभी भाई कहा करती थी, वह खिलजी जैसा है। खिलजी का जो किरदार जो रणवीर ने किया था, बहुत अच्छे सा खूब निभाया उसने। तो लेकिन उसका जो कैरेक्टर है खिलजी का, वो देखने बाद हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि वो फिल्म देखने के दौरान मुझे आजम खान बहुत याद आता था। ये बयान 2018 में रिलीज हुई एक चर्चित फिल्म पर आधारित था, जिसमें खिलजी को एक क्रूर और मक्कार शासक के रूप में दिखाया गया था। जयाप्रदा के इस बयान ने आजम खान की छवि को और नुकसान पहुंचाया। उनके खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया। वह बयान, जिसमें उन्होंने जयाप्रदा के अंडरवियर का रंग बताने की कोशिश की थी, आजम खान पर भारी पड़ गया। इस बयान की निंदा सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं, बल्कि देश भर के बड़े नेताओं ने भी की। सुषमा स्वराज ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मुलायम भाई, आपके रहते रामपुर में एक महिला का चीरहरण हो रहा है। भीष्म की तरह खामोश मत रहिए। सुषमा स्वराज का यह ट्वीट समाजवादी पार्टी पर भी सवाल खड़ा कर गया। पार्टी के अंदर और बाहर आजम खान की आलोचना बढ़ती चली गई। हालांकि बीजेपी ने आजम खान को मिट्टी में मिलाने का काम सिर्फ इस बयान तक सीमित नहीं रखा। इस पूरे मामले का निर्णायक मोड़ तब आया जब आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक चुनावी मंच से विवादास्पद बयान दिया। इस बयान के आधार पर अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई। इस सजा के बाद आजम खान को 27 महीने तक जेल में रहना पड़ा। यह सिर्फ एक कानूनी सजा नहीं थी, बल्कि उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा झटका भी था। जयाप्रदा और योगी आदित्यनाथ ने मिलकर जो रणनीति बनाई, उसने आजम खान को पूरी तरह कमजोर कर दिया। जो नेता कभी यूपी की राजनीति का बड़ा नाम था, वह अब सिर्फ एक उदाहरण बनकर रह गया कि कैसे जुबान और सत्ता का गलत इस्तेमाल किसी नेता के पतन का कारण बन सकता है। जेल से नामांकन भरकर चुनाव जीतने के बाद भी आजम खान की राजनीति में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उनका रवैया और बयानबाजी और भी तीव्र हो गई। आजम खान ने यूपी पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर दबाया जा रहा है ताकि उनकी राजनीति को कुचला जा सके। उन्होंने कई बार प्रशासन के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई, जिससे उनकी स्थिति और विवादों में घिरती गई। उनके बयानों और क्रियाओं से यह स्पष्ट था कि वह अपनी जड़ें और प्रभाव बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। 2016 में यूपी के बुलंदशहर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसमें एक महिला और उसकी बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ। यह घटना समाजवादी पार्टी की सरकार के दौर में घटी थी और उस वक्त आजम खान ने इस घटना को सामान्य बताते हुए कहा था कि यह सब बीजेपी द्वारा प्रायोजित था।
इस बयान ने पूरे देश में तूफान मचाया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने आजम खान को इस बयान के लिए माफी मांगने के लिए कहा। यह घटना केवल एक विवाद नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि आजम खान अपनी राजनीतिक भाषा और बयानबाजी में किस हद तक चले जाते थे, और यह उनके विवादित व्यक्तित्व को और प्रकट करता था। मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान भी आजम खान का एक भड़काऊ बयान सामने आया, जब उन्होंने संभल की रैली में कहा था, जिन हिंदुओं ने मुसलमानों पर हाथ उठाए वे काफिर और हत्यारे हैं, उनका बदला लेना होगा। बुज़दिलों, उठो, हाथों को मजबूत करो और वार करो। इस बयान ने केवल सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया, बल्कि यूपी की राजनीति में तनाव को और बढ़ा दिया। इस बयान के बाद समाज में हिंसा और दंगे फैलने का खतरा और भी बढ़ गया। आजम खान की ऐसी बयानबाजी ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया जिसे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ और सत्ता के लिए सामाजिक सौहार्द को तोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। जया प्रदा को लेकर भी उनका विवादित बयान सामने आया था, जब उन्होंने कहा था, इस शरीर को हमने किसी को भी छूने नहीं दिया। यह बयान उनके और जया प्रदा के रिश्तों को और भी विवादास्पद बना गया। पहले जो नेता एक दूसरे को भाई बहन मानते थे, अब वही लोग राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। इस बयान के बाद उनकी छवि पर गहरा असर पड़ा और यह साफ हो गया कि उनकी राजनीति केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और विवादों पर आधारित थी। आजम खान की राजनीति यूपी में उस समय तक महत्वपूर्ण बनी रही जब तक मुसलमानों की सियासत पर उनकी पकड़ मजबूत थी। उनकी छवि और प्रभाव को नकारना आसान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे यूपी की राजनीति में भगवा रंग बढ़ने लगा, वैसे वैसे आजम खान का राजनीतिक प्रभाव घटता चला गया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने यूपी की सियासत में अपनी पकड़ मजबूत की और आजम खान का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। इसके बावजूद आजम खान ने योगी आदित्यनाथ को लेकर कई कठोर बयान दिए थे, जिनमें से एक बयान था जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तुलना जानवर से की थी। यह बयान उनकी और योगी के बीच की कड़ी दुश्मनी को और भी गहरा करता चला गया और यह मामला राजनीतिक लड़ाई के रूप में अधिक गहरा होता गया। योगी आदित्यनाथ ने जवाब में आजम खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने एक साथ 84 मुकदमे दर्ज करवाए, जिनमें बकरी चोरी, किताब चोरी, छोटे मोटे चोरी के आरोप लगाए गए। इन मुकदमों का उद्देश्य आजम खान की राजनीतिक छवि को कमजोर करना था, लेकिन सबसे गंभीर आरोप वह था जिसमें रामपुर की जमीनों पर कब्जा करके जौहर अली यूनिवर्सिटी बनाने का था। यह यूनिवर्सिटी आजम खान के लिए एक बड़े पैमाने पर मुसलमानों के बीच अपनी छवि बनाने का माध्यम थी, लेकिन योगी सरकार ने इसकी जांच शुरू की और इस यूनिवर्सिटी के लिए जिन 70 एकड़ जमीनों पर कब्जा किया गया था, वह अब योगी सरकार के पास आ गई। यह साबित करता है कि राजनीतिक लड़ाइयां केवल चुनावी नहीं होती, बल्कि सत्ता के हर पहलू और हर मुद्दे पर होती हैं। आजम खान का राजनीति में नाम इसलिए बड़ा रहा क्योंकि वे हमेशा से मुसलमानों की राजनीति पर जोर देते रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद उनका प्रभाव काफी कम हो गया। उनके बयानों, आरोपों और विवादों ने उनके राजनीतिक भविष्य को इस हद तक प्रभावित किया कि वे खुद भी अपनी स्थिति को संभालने में असमर्थ रहे। जब वे जेल से बाहर आए तो उन्होंने फिर से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन यह साफ हो गया कि उनका प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रहा। आजम खान का बेटा अब्दुल्ला फिलहाल हरदोई की जेल में है, जहां उसे अलग रखा गया है। हालांकि आजम खान को भी जेल में रखा गया था, लेकिन उनकी पत्नी तंजीम जमानत पर बाहर आ चुकी हैं। इन सब के बावजूद अब आजम खान का नाम और उनका राजनीतिक वर्चस्व रामपुर में पूरी तरह से बदल चुका है। एक समय था जब आजम खान की सत्ता और शक्ति का दबदबा था, लेकिन अब वह समय काफी पीछे छूट चुका है। आज भी उनके विवादास्पद बयान इंटरनेट पर पाए जाते हैं, जो कभी राजनीति के केंद्र में थे। उनकी बदजुबानी और बयानबाजी ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो हर मुद्दे पर बेबाक टिप्पणी करता था, चाहे वह सांप्रदायिक हो या राजनीतिक। साल 2005 में यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि यूपी में मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। इस बयान को सही साबित करने के लिए अखिलेश यादव ने आजम खान के घर जाकर चाय नाश्ता किया,
ये तब था जब अखिलेश यादव पहले आजम खान से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया कि योगी आदित्यनाथ के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें आजम खान के साथ अपने रिश्ते सुधारने होंगे। अखिलेश ने यह कदम उठाकर राजनीतिक सियासत में एक नया मोड़ लिया और यह स्पष्ट कर दिया कि यूपी की सियासत में आजम खान का प्रभाव अब भी कायम था। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने उनकी राजनीति को चुनौती देने के लिए कड़ी मेहनत की। योगी आदित्यनाथ और आजम खान की राजनीति में एक दिलचस्प टकराव रहा है। यह लड़ाई केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक गहरी राजनीतिक लड़ाई थी। योगी आदित्यनाथ ने आजम खान को मिट्टी में मिलाने के लिए एक तरह से उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए और यह दिखाया कि वह सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को ही नहीं बल्कि उनके पूरे नेटवर्क और प्रभाव को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। वहीं राजा भैया और आजम खान के बीच भी बहुत ही तनावपूर्ण रिश्ते थे। आजम खान राजा भैया को भी जेल में डालने के लिए प्रयासरत थे और दोनों के बीच यह दुश्मनी भी काफी बढ़ी हुई थी। इस प्रकार यूपी की सियासत में एक और अजीब और दिलचस्प कहानी थी जो न केवल राजनीतिक ताकत के संघर्ष को दर्शाती थी बल्कि व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता और आरोपों का सिलसिला भी स्पष्ट करती है। योगी और आजम खान की लड़ाई, राजा भैया और आजम खान की दुश्मनी और आजम खान के विवादास्पद बयानों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहरे तौर पर प्रभावित किया।